आज हम लोग पढ़ेंगे शियर स्ट्रेंथ। ठीक है। शियर स्ट्रेंथ होती क्या है? देखो, सबसे पहले कोई भी सॉइल स्पेसिमेन है, ठीक है, उस पे हम कोई भी लोड लगाएं, मान के चलो कंप्रेसिव लोड लगाया हमने, तो उसका जो फेलियर होता है हमेशा तो हमेशा शियर में होता है। ये तो तुम जानते हो शियर क्या होती है, कंप्रेसिव क्या होती है, टेंशन क्या होती है, ये सब तो तुम्हें पहले ही पढ़ चुके हो, सब पता है। ठीक है। तो इसका जो फेलियर होता है वो जनरली शियर में होता है। शियर स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सॉइल, ऑफर्ड बाय द सॉइल ग्रेन अगेंस्ट शियर डिफॉर्मेशन। मतलब शियर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है सॉइल, उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ सॉइल की। ठीक है। अब ये जो शियर स्ट्रेंथ है सॉइल में, वो आती कैसे है? तीन मेजर फैक्टर हैं जिनसे शियर स्ट्रेंथ अचीव होती है सॉइल के अंदर। सबसे पहले इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है उसकी वजह से। दूसरा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से, फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। और तीसरा, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, ये एडेशन और कोहेजन की वजह से आता है। तो ये जनरली किन में होगा? क्ले और सिल्ट में। ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से शियर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं किसके अंदर? सॉइल के अंदर। ठीक है। अब देखो शियर फेल्योर कैसे कैसे होता है। सबसे पहले शियर शियर फेल्योर इन केस ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है? कभी भी तुमने देखा होगा, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, या रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन होता है, तो जो स्लोप है उसको थोड़ा सा उठा के बनाते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। ऐसा करते क्यों है? एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करने का रीजन क्या है? मोस्टली जो वाटर वगैरह है उसका लेवल नीचे ही रहे, इस चक्कर में करते हैं। ठीक है। तो देखो, ये एम्बैंकमेंट के फेलियर बताएं। एक टॉप फेलियर होता है, एक स्लोप फेलियर होता है, और एक बेस फेलियर। टॉप फेलियर के केस में क्या होगा? जब फेलियर का एंड अप टू द बेस लेवल पहुंच जाएगा उसके। ठीक है। जैसे ये ग्राउंड सरफेस लेवल है, ये क्या है? ग्राउंड लेवल। ठीक है। ये हमने एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट किया, इस पे हमने लोड लगाया, कोई भी पी। कौन सा लोड लगाया? कंप्रेसिव। कंप्रेसिव लोड लगाने के बाद भी जो इसका जो फेलियर है वो शियर की वजह से हो रहा है। ठीक है। ये हो गया टो। ऐसी स्लोप, स्लोप में क्या होगा? एट सर्टेन एंगल ही हो जाएगा फेलियर, मतलब अप टू बेस नहीं जाएगा। और इसमें क्या होता है? बेस तो छोड़ो, नीचे तक भी, मतलब सॉइल के पार्टिकल्स का भी फेलियर हो जाता है। जो नीचे सब सरफेस था, नीचे ग्राउंड लेवल था, उसमें भी नीचे फेलियर हो जाता है। ठीक है। अब जब हम लोड लगाते हैं कोई भी, ठीक है, अब ये बताया कि मूवमेंट फेल्योर का कैसे होता है। जैसे मान के चलो यहाँ लोड लगाया, तुमने देखा होगा, स्लाइडिंग वगैरह देखी होगी रॉक्स वगैरह की, वही है जो शियर की वजह से स्लाइड्स ऑफ कर जाती हैं। ठीक है। अब ये है, इसके बाद नेक्स्ट है
शियर फेलियर ऑफ रिटेनिंग वॉल्स। रिटेनिंग वॉल्स जो होती हैं उनका फेलियर, ठीक। रिटेनिंग वॉल्स क्या होती हैं? रिटेनिंग वॉल्स, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है रिटेनिंग वॉल का, ये या तो कोई भी अर्थन स्ट्रक्चर है उसके पीछे या वाटर स्ट्रक्चर है, उनको रिटेन करने के लिए जो यूज होती है उनको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। ठीक है, बेसिकली जनरली ये हॉरिजॉन्टल फोर्स रिटेन करने के लिए यूज होती है। तो इसके पीछे ये अर्थ फिल है, ठीक है। यदि हम रिटेनिंग वॉल का मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फिल करेंगे, ठीक है, तो फेलियर कैसे होगा, और अवे फ्रॉम द डायरेक्शन करेंगे तो फेलियर कैसे होगा। तो ये अबे और वो तो छोड़ो, वैसे तुम्हारे में होना चाहिए था, रिटेनिंग स्ट्रक्चर है नहीं। एक लड़के ने तुम में से ही रिटेनिंग स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, तो इतना डीप में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इन चीजों को। इसके बाद क्या है? इसके बाद फुटिंग है, ठीक है। स्ट्रिप फुटिंग के बारे में बताया कि स्ट्रिप फुटिंग के नीचे फेलियर कैसे होता है। जैसे मान के चलो ये कोई भी स्ट्रिप फुटिंग है, इसका केवल फेलियर स्ट्रक्चर याद रखना, क्या चीज कैसे आती है वो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो ये वाला सॉइल मास है वो, जैसे ये स्ट्रक्चर फेल किया, ये कोई भी फाउंडेशन थी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फेल किया तो उसी के साथ मूव होता है। ये बेसिकली 3 रीजन में डिवाइड हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है यहाँ हीविंग भी होती है। ये जो सॉइल मास होता है ये उठ जाता है इसके, जैसे सॉइल ये फाउंडेशन यदि मान के चलो सेटल कर गई, ठीक है, तो साइड वाली जो सॉइल है वो कभी कभी उठ भी जाती है। इसको बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं हीविंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ फेलियर हैं जो अकर होते हैं किसकी वजह से? शियर फेलियर की वजह से। किसकी वजह से? शियर फेलियर की वजह से। ठीक है, जनरली जो सॉइल है, एक चीज और याद रखना, जो सॉइल है वो दो फेलियर में जाती है, या तो शियर या फिर सिलवाइट। ठीक है, तो ये तुमने शियर पढ़ लिया। अब शियर स्ट्रेंथ, तीन चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले व्हाट इज शियर स्ट्रेंथ, फिर शियर स्ट्रेंथ आती किस प्रॉपर्टी से सॉइल की, किस किस से आती है? एक तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, उससे आती है। उसके बाद फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करते हैं सॉइल ग्रेन्स, उससे आती है। और उसके बाद कोहेजन जो उनके अंदर होती है उससे आती है। ठीक है, अब उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट मोड्स थे किसके? फेलियर के, कि कोई भी स्ट्रक्चर सीजन में कैसे कैसे फेल हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पे जाने के से पहले तुम्हें नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये टर्म्स क्लियर हैं? और मोहर सर्कल। देखो, इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ये जो यूनिट है ये सबसे टफ है। अभी तक तुमने जितना पढ़ा है और आगे भी तुम जितना पढ़ोगे सबसे टफ है। इसके न्यूमेरिकल केवल दो फॉर्मूले पे बेस होते हैं, तो न्यूमेरिकल इसके इजी हैं, वो इजीली हो जाते हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट की थ्योरी तुम्हें बहुत मुश्किल में समझ में आएगी। पहले तो ये बताओ, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है, मोहर सर्किल ड्रॉ करना आता है? ये बेटा सारा का सारा एसएम का पार्ट था, ठीक है, जो तुमने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ा है उसमें। ये मैं समझ के चलूंगा कि ये सब तुम्हें आते हैं पहले से।
ठीक है, सबसे पहले कूलम्ब थ्योरी, इसको मोहर कूलम्ब थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक। मोहर कूलम्ब थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शियर स्ट्रेस होती है टाउ, शियर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ विच इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। ठीक है, टाउ शियर स्ट्रेस, सी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोहेजन। ठीक है, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस, और फाई जो होता है वो होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हैं जो ड्रॉ हुए हैं। एक C5 सॉइल है, एक प्योरली कोहेसिव सॉइल है, एक प्योरली कोहेजन लेस सॉइल है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि सॉइल C5 है, यदि सॉइल C5 है तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा टेन फाइव। ठीक है, टाउ, ये जो कर्व है ये ड्रॉ होता है टाउ शियर स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अब C5 सॉइल के लिए देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यदि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये क्या होगा, c, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, और इसका जो स्लोप होगा थीटा वो क्या होगा, y बाई एक्स। ठीक है, टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, टेन थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। ऐसे ही यहाँ, यहाँ क्या है, टाउ इज इक्वल टू सी, उल्टा लिख लो, सिग्मा टेन पाई। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, तो सी यहाँ क्या रहेगा, अपेरेंट कोहेजन या फिर कोहेजन। ठीक है, वाई क्या है यहाँ, टाउ, एक्स क्या है यहाँ, सिग्मा, और ये जो एंगल है ये है यहाँ टेन फाइव। आइए अच्छी समझ में। अब ये तो हो गई जब सॉइल C5 है। ठीक है, एक चीज याद रखना, जब कोहेसिव सॉइल होती है, कोहेसिव सॉइल होती है, कोहेसिव सॉइल कौन कौन सी होती है, जनरली क्ले और सिल्ट। ठीक है, कोहेसिव सॉइल में जो प्योर कोहेसिव सॉइल होती है वो होती है क्ले। ठीक है, प्योर कोहेसिव सॉइल जो होती है वो होती है क्ले। और जो कोहेसिव सॉइल होती है जिसमें सबसे ज्यादा कोहेजन होता है वो होती है क्ले। क्ले में केवल सी होता है, पाई जीरो होती है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जीरो होता है। ठीक है, सिल्ट में सी भी होती है, फाई भी होता है। ठीक है, और सैंड में सी जीरो होता है और फाई होता है केवल। ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल जो होती है वो इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से शियर स्ट्रेंथ देती है, और जो कोहेसिव सॉइल होती है वो अपने कोहेजन की वजह से वो देती है। ठीक है, उनमें कोहेजन होता है इसलिए उनके अंदर शियर स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, अब ये ही यदि कोहेसिव सॉइल होगी, कोहेसिव सॉइल में हम अब केवल क्ले का एग्जांपल लिया करेंगे, क्योंकि प्योरली कोहेसिव सॉइल देखेंगे, प्योरली कोहेसिव सॉइल होगी तो ये इक्वेशन टाउ इक्वल सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फाई जो है वो हो जाएगा जीरो, तो सिग्मा टेन फाई क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू सी, तो जो कर्व है टाउ और सिग्मा में वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, यस और नो? ठीक है, और यदि यही कैसी हो, कोहेजन लेस सॉइल हो, कैसी सॉइल हो, कोहेजन लेस सॉइल हो, तो सी क्या होगा, जीरो, तो टाउ क्या हो जाएगा, सिग्मा टेन फाइव। ठीक है, टाउ क्या हो जाएगा, सिग्मा टेन फाइव।
तो ये कैसा हो जाएगा, ये कैसी हो गई, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y इक्वल टू एम एक्स, ये क्या हो जाएगा tan फाई। आइए समझ में, ये हो गया कोहेजनलेस लाइक सैंड और ये हो गया कोहेसिव सॉइल लाइक क्ले, ये चीज आई समझ में। अब देखो सी और फाई दो टर्म आ रहे हैं, सी कोहेजन है, फाई क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो सी और फाई होते हैं ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, सॉइल की। ये फाई जो है वो होता है फ्रिक्शन एंगल, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, और सी होता है कोहेजन, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई, ठीक है। ये कौन सा था, मोर्स कूलम थ्योरी थी, ठीक है। एक मॉडिफाइड मोर कूलम थ्योरी और होती है, उससे जो शियर स्ट्रेस आता है वो आता है सी डैश प्लस सिग्मा बार tan फाई, फाई को भी फाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो मोहन ने थ्योरी दी थी ये फेल हो गई थी, फेल किस वजह से हुई थी, क्योंकि इसने ये वाटर टेबल प्रेजेंट होगा, इसमें यदि वाटर टेबल प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन को कंसीडर नहीं किया। जब वाटर टेबल प्रेजेंट होता है किसी भी सॉइल के अंदर तो उसके अंदर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसके अंदर कोहेजन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है, और उसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मतलब कि यदि सपोज करो इनिशियली यदि कोई सॉइल ड्राई थी, कोई सॉइल ड्राई थी तो उसके लिए यदि कोफिशिएंट ऑफ कोहेजन सी था और फ्रिक्शन एंगल फाई था, तो उस सॉइल के वेट होने के बाद, उस सॉइल के वेट होने के बाद उसके अंदर का इंटरनल कोहेजन हो जाएगा सी डैश और फ्रिक्शन एंगल हो जाएगा फाई डैश, ठीक है। और ये सिग्मा बार क्या है, सिग्मा बार है इफेक्टिव स्ट्रेस विच इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस कोर वाटर प्रेशर। इसके साथ एक और फॉर्मूला याद रखना जो तुम्हारी बुक में, पूरी बुक में कहीं नहीं है, इसको लिख लो चाहे, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2, ठीक है। इस फॉर्मूले को और लिख लो, ये फॉर्मूला डेराइव होता है जब हम मोअर सर्किल ड्रॉ करते हैं। अच्छा ये बताओ, मोअर सर्किल थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा उसमें या बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है मैं। ठीक है, अब देखो लेबोरेटरी टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग शियर स्ट्रेंथ। अब शियर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं उसमें जो हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो दो स्टेज पे अप्लाई करते हैं, पहला कंसोलिडेशन स्टेज, दूसरा शियर स्टेज, ठीक है। कंसोलिडेशन स्टेज में क्या करते हैं, हम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा अप्लाइड करते हैं सॉइल पे, और शियर स्ट्रेस है उसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है। अब ये चीज अभी जब एक्सपेरिमेंट देखेंगे सब एक एक करके तो उसमें समझ में आएगी। कंसोलिडेशन स्टेज में जनरली क्या करते हैं, मान के चलो ये कोई स्पेसिमेन था, सॉइल स्पेसिमेन, इस पे वाटर प्रेशर अप्लाई करते हैं हर डायरेक्शन में, ठीक है। कंसोलिडेशन स्टेज में हर डायरेक्शन में वाटर प्रेशर अप्लाई करते हैं।
और जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस में क्या करते हैं, ऊपर से केवल एक डेविएटर स्ट्रेस बोलते हैं उसको, एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसमें, शियर स्ट्रेस में। अब डिफरेंट डिफरेंट सॉइल की कंडीशन होती है, जैसे यूयू अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन, यूयू अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन एक होती है, सीयू कंसोलिडेटेड अनड्रेन एक होती है, सीडी और एक होती है यूसी, ठीक है। तो सबसे पहले यूयू, यूयू क्या है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन, मतलब कि दो स्टेज बताई मैंने, एक कौन सी बताई, कंफाइनिंग स्टेज, और एक होती है शियर स्टेज। तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड में, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन, तो इसमें ना तो कंफाइनिंग स्टेज में वाटर को पूरा बाहर निकालते हैं, ना ही शियर स्टेज में वाटर को बाहर निकालते हैं, मतलब कि दोनों ही स्टेज में वाटर को रिमूव आउट नहीं करते हैं, ठीक है। सीयू क्या होता है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन, इसमें क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड अनड्रेन, इसमें क्या करते हैं, इनिशियल इनिशियल सबसे पहला कौन सा था, कंसोलिडेशन स्टेज, कंसोलिडेशन स्टेज में वाटर को रिमूव करते हैं, मतलब वाटर को अलाउ करते हैं टू रिमूव, लेकिन सेकंड स्टेज कौन सी थी, शियर स्टेज, उसमें वाटर को बाहर निकलना अलाउड नहीं करते, मतलब वाटर रिमूवल अलाउ नहीं करते। कंसोलिडेटेड ड्रेन, इसमें दोनों ही स्टेजेस में अलाउ करते हैं वाटर का रिमूवल, ठीक है। ये है अनकंसोलिडेटेड, और ये होगा यूडी, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेज में अलाउ नहीं करते, सेकंड स्टेज में अलाउ करते हैं वाटर का रिमूवल, ठीक है। अब डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट शियर टेस्ट, फिर ट्राई फिर यूसीएस अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, और चौथा होता है वेन शियर टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट शियर टेस्ट देखते हैं, डायरेक्ट शियर टेस्ट में हम लोग करते क्या है, डायरेक्ट शियर टेस्ट, ये ऊपर जो तुम फिगर देख रहे हो ये इसकी फिगर है, मतलब ये अपरटस है जो कि यूज होता है किसके लिए, डायरेक्ट शियर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये शियर बॉक्स होता है, ये शियर बॉक्स होता है, ये जनरली या तो स्क्वायर होता है या सर्कुलर होता है, ठीक है। ये तुम्हारे केस में स्क्वायर है, ये इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 60x60 × 50, ठीक है। अब ये जो 50 होती है ये 25 ऊपर नीचे डिवाइड होती है, ठीक है, मतलब ये बीच में पार्टीशन होते हैं, टू हाफ्स में डिवाइड होती है, ये 25 ये होती है, और 25 ये होती है, ठीक है, 25 में ये डिवाइड होती है। अब इसमें क्या करते हैं, ठीक है, ये सॉइल स्पेसिमेन है, यहाँ सॉइल स्पेसिमेन लिया, ठीक है, एक लोड तो ऊपर से लगाते हैं वो है नॉर्मल लोड, और एक यहाँ से शियर लोड लगाते हैं, ठीक है। और ये है तुम्हारी प्रोविंग रिंग, प्रोविंग रिंग से जो भी शियर लोड लगाते हैं उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। और ये जो हम नॉर्मल लोड लगा रहे हैं और शियर लोड लगा रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, डिफॉर्मेशन, ठीक है। उन डिफॉर्मेशन के लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, गेज, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ गेज हम उन्हें रीड करते हैं। अब देखो इसको करते कैसे हैं, अब इसमें समझ में आया, दो हाफ्स में डिवाइड होता है, उसके अंदर सॉइल स्पेसिमेन रखते हैं, स्पेसिमेन को रख के, ये मूवेबल होती है, ये ट्रॉली है एक तरीके से, ये मूवेबल होती है पूरी, ठीक है। ये सॉइल स्पेसिमेन है जिसमें रखते हैं,
सॉइल सैंपल जिसमें रखते हैं वो है, ये 2 हाफ्स में डिवाइड होता है। यहाँ पिंस लगाते हैं, पिंस की हेल्प से इसको टाई अप करते हैं, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं, ऊपर से नॉर्मल लोड, स्ट्रेस नहीं लोड, और यहाँ से शियर लोड लगाते हैं, ठीक है। अब करते क्या है, अब प्रेशर पैड ऑफ द ब्रास और गन मेटल इज प्लेस्ड ऑन द टॉप। ये प्रेशर पैड होता है जिसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, कौन सा, नॉर्मल लोड, ठीक है। ऑन द एंटायर बॉक्स इज प्लेस्ड इन द रोली। ये पूरा जो अपरटस है इसको बोलते हैं रोली, इसमें रख देते हैं। इट ट्रांसमिट द नॉर्मल लोड टू द सैंपल, मतलब कि ऊपर से नॉर्मल लोड ट्रांसफर करता है ये सैंपल का। वन हाफ ऑफ द बॉक्स इज फिक्स्ड एंड द अदर हाफ इज पुश्ड और पुल्ड रिलेटिव टू द फिक्स वन। नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये फिक्स होता है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मूवेबल होता है, ठीक है। ये रोली होती है, यहाँ से शियर स्ट्रेस लगाते हैं जिसकी मदद से ये मूव करता है। दिस कॉज रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द बॉक्स, मतलब दोनों हाफ में रिलेटिव मूवमेंट कॉज करता है। शियर लोड इज जनरली अप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन, मतलब जो यहाँ हम शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं, जो भी शियर फोर्स लगा रहे हैं, इसको कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन पे लगाते हैं। कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन का क्या मतलब है, जैसे 0 5 स्ट्रेन होने में मान के चलो लगे 5 मिनट, तो 5 से 10 होने में भी 5 मिनट लगनी चाहिए, इसका ही मतलब है। मतलब कि ये जो रेट है ना चेंज होने का, 10 से 15 होने में भी 5 मिनट लगनी चाहिए। ये जो रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अब कब तक लगाते हैं, जब तक यहाँ फेल्योर नहीं अकर हो जाता। फेल्योर कैसे पता चलता है, जैसे यहाँ तुम शियर फोर्स लगाओगे तो प्रोबिंग रिंग पे रीडिंग आएगी, ठीक है, रीडिंग आएगी। तो जब तक मान के चलो इनिशियली P1 थी, फिर तुमने ऑल लोड बढ़ाया P2 हो गई, ऑल लोड बढ़ाया P3 हो गई, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद ये वैल्यू कम होने लगेगी, ठीक है। P4 इज ग्रेटर देन P5, मतलब जिस पॉइंट पे ये वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाए वो उसकी मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी थी, मतलब उतना ही ये मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता था। तो उस पॉइंट तक इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर इसको रिपीट करते हैं ऑन 4 to 5 स्पेसिमेन, और 4 5 और ज्यादा स्पेसिमेन पे इसको दोबारा वो करते हैं। फिर उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मोर सर्कल ड्रॉ करने के उनकी टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं, और उससे जो कर्व मिलता है, ये हमने इसकी टेंजेंट को ड्रॉ की, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सी, ठीक है। इसके स्लोप से क्या मिल जाएगा, फाई। तो बस यही चाहिए होता है, जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे सब में हमारा पर्पज क्या होगा, सी और फाई फाइंड आउट करना। और फाइंड कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग कर्व, मतलब कर्व ड्रॉ करेंगे और कर्व से सी और फाई की वैल्यू निकालेंगे। किसके करस्पॉन्डिंग कर्व ड्रॉ करते हैं, शियर स्ट्रेस वर्सेस, शियर स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस। आया ये समझ में। अब इसकी मेरिट्स क्या है, ये सबसे सिंपल है, ठीक है। डायरेक्ट शियर टेस्ट जो है सबसे सिंपल है, क्विक है और इकोनॉमिकल है, ठीक है। अब लेकिन इसकी मेरिट से ज्यादा इसकी मेरिट्स हैं। अब वो क्या क्या है, सबसे पहले हमने ये 2 हाफ्स में बांटा, ठीक है। ये हमने 2 हाफ्स में बांटा, यही मेन इसकी डिमेरिट है। ये हमने 2 हाफ्स में बांटा, तो जब हमने 2 हाफ्स में बांटा और यहाँ से शियर फोर्स लगाई, तो मतलब कोई भी जो इसकी नॉलेज नहीं रखता होगा वो भी हमें ये बता देगा कि इसका जो फेलियर प्लेन है ना वो यहीं आएगा, ठीक है। जहां से काटा है वहीं फेलियर होगा, ठीक है। बट इन रियल लाइफ ये जरूरी तो नहीं है कि ये सॉइल जो लिए है हमने वो वहीं, जो हमने प्लेन मतलब प्री डिटरमाइंड फेलियर प्लेन है इसमें, ये जरूरी नहीं है कि सॉइल स्पेसिमेन जो है हमारी उसी प्लेन से फेल हो, ठीक है। तो सबसे पहली लिमिटेशन यही है इसकी, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी ये है कि इसमें पोर वाटर प्रेशर, मतलब कि इस जो वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो कितना प्रेशर लगा रहा है, उसका प्रेशर क्या है वो मेजरमेंट करने की कोई तरीका नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए इसमें हम कभी सिग्मा बार कैलकुलेट नहीं कर सकते,
ठीक है, पोर वाटर प्रेशर को कंट्रोल करने, ना ही उसको मेजर करने का कोई मैकेनिज्म है इस पूरे अपैरेटस के अंदर। और जो स्ट्रेस कंडीशन है वो नोन है शियर फेज, मतलब एक तरीके से प्लेन जब प्री डिटरमाइंड है तो ये इस पर जो शियर स्ट्रेस की कंडीशन है वो नोन है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि इन डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हमको केवल एक वैल्यू मिलेगी, सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो जब सिंगल वैल्यू मिलेगी तो सिंगल वैल्यू से कभी कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते। एटलीस्ट कोई भी कर्व ड्रॉ करने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए, 2। ठीक है, तो जनरली ये जो डायरेक्ट शियर टेस्ट है वो सुटेबल होता है किसके लिए, सैचुरेटेड सैंड कंडीशन, मतलब सैचुरेटेड सैंड के लिए होता है। अब होता क्यों है ये समझो। ठीक है, सैंड का कर्व कैसा था, यदि मैं शियर स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस में कर्व ड्रॉ करूं तो सैंड का कर्व कैसा था, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब कोई भी कर्व यदि ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका एक पॉइंट तो तुम्हें मिल गया ना, क्या, 0 0। तुम्हें दूसरा ही पॉइंट तो फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए ये जो डीएसटी है, डायरेक्ट शियर टेस्ट, ये सुटेबल होता है सैंड के लिए। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इस टेस्ट में केवल हमें एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्राई एक्सियल टेस्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, पहले डाउट ले लेते हैं फिर आगे करेंगे। देखो, ट्राई एक्सियल टेस्ट जो है वो सबसे एक्यूरेट टेस्ट है और सुटेबल है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। मतलब कैसी भी सॉइल हो, हर तरीके की सॉइल के लिए ट्राई एक्सियल टेस्ट सुटेबल है। ठीक है, सबसे पहले अपैरेटस समझो, अपैरेटस में क्या है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये पूरा क्लोज स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इसमें यहाँ वाटर फिल करते हैं, मैंने बताया ना, एक तो कन्फाइनिंग स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ कंप्लीटली फिल करते हैं वाटर, तो वाटर इस स्पेसिमेन के ऊपर प्रेशर लगाता है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ठीक है, हर डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं सिग्मा कन्फाइनिंग, रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा सी। ठीक है, एक इसमें और क्या करते हैं, एक डेविएटर स्ट्रेस और लगाते हैं। डेविएटर स्ट्रेस लगेगा ऊपर से। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा डेविएटर। ठीक है, तो इस प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे कौन कौन सा स्ट्रेस हो गया, सिग्मा डेविएटर प्लस सिग्मा कन्फाइनिंग, इसको बोलते हैं सिग्मा 1 विच इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, और इस स्ट्रेस को बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, और इस प्लेन पे केवल सिग्मा सी होता है विच इज इक्वल टू सिग्मा 1, इसको बोलते हैं, ओ सॉरी, सिग्मा 3, इसको बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इस प्लेन को बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, देखो इसमें बता रखा है सिग्मा डेविएटर क्या होगा, वो तो खैर बाद में निकलेगा, पहले सिग्मा 1 इस पे होगा सिग्मा 3 विच इज इक्वल टू सिग्मा सी। ठीक है, और इस प्लेन पे होगा सिग्मा 1 विच इज इक्वल टू सिग्मा डेविएटर प्लस सिग्मा कन्फाइनिंग। सिग्मा डेविएटर प्लस सिग्मा कन्फाइनिंग। ठीक है, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टेज वन में क्या करते हैं, स्टेज 1 में कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज होती है। इसमें क्या करेंगे, इस पूरे स्पेसिमेन में यहाँ से वाटर प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है,
फिर दूसरी स्टेज क्या होती है, वो होती है डेविएटर स्ट्रेस। जो ये एक्सियल लोड वाला ये दिखा रखा है, उसमें ये एक्सियल लोड लगाते हैं, इसको एक्सियल लोड सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेविएटर स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें वाटर रिमूवल का मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, डीएसटी में नहीं था, डायरेक्ट शियर टेस्ट में नहीं था, ट्राईएक्सियल में होता है। ट्राईएक्सियल मतलब हर फॉर्म में एग्जैक्ट वैल्यू देता है, मोस्ट एक्यूरेट है जितने भी अपार्टस हम यूज करेंगे उनमें, और हर पैरामीटर का ख्याल रखा गया है इसमें। मतलब कि इसमें सेल प्रेशर वगैरह सबको, पोर वाटर प्रेशर मेजरमेंट, पोर वाटर प्रेशर रिमूवल, सारी स्टेज जैसे हमने पढ़ी थी ना, यू अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन, सी यू कंसोलिडेटेड अनड्रेन, सी डी कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, तो हर सॉइल स्पेसिमेन की कंडीशन को फुलफिल करता है। हर कंडीशन में ये उसके सिग्मा 1 और सिग्मा 3 निकाल सकता है। ठीक है, जब ये वैल्यूज आ जाती हैं तो हम, जब हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 3 आ जाएगा तो हम सी और फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस सी 10 45 प्लस 5/2। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल पैरामीटर्स के लिए शियर, डायरेक्ट स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेन के कर्व हैं। ठीक है, मतलब कि ये चारों, तीनों के तीनों क्ले के लिए हैं। सबसे पहला है अनडिस्टर्ब सेंसिटिव क्ले। अनडिस्टर्ब सेंसिटिव क्ले होगी तो ऐसा कर्व मिलेगा, इसमें हमें एक पीक मिलती है। ठीक है, इनसेंसिटिव, सेंसिटिव और इनसेंसिटिव क्या होता है ये पता है? एक टर्म होती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होती है अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ टू डिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ।